नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ही मंत्रियों का पहुंचना जारी है। कैबिनेट बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्ताव पे चर्चा होगी और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पे कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। 4 बजे का वक्त निर्धारित था। मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे बैठक में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक मंत्री कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो यहां कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं क्योंकि बैठक है और जाहिर है इस बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा होगी। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये तस्वीर इस वक्त सीधी आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ और इंडिया पे, जहां पे चूंकि बैठक से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की जब कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है इसमें। और ज्यादा जानकारी एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे देंगे। एसके वाजपेयी, मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बैठक 4 बजे का वक्त निर्धारित था। अभी क्या अपडेट बैठक को लेकर? बिल्कुल। अब बैठक अभी अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर में शुरू होगी क्योंकि जो निर्धारित समय है बैठक का वो हो चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, उसके अलावा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तबादला नीति 2023-24 आज लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके तबादले किस आधार पर किए जाएंगे, उसके लिए क्या नियम कानून होंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव है और उस पर चर्चा होगी। अगर इस पर मोहर लगती है तो आज ही उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तबादला नीति 2023-24 घोषित कर देगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब प्रदेश भर की जो सड़कों के निर्माण होंगे उसमें अब डक्ट बनाने को लेकर प्रस्ताव होगा और यह अनिवार्य तौर पर किया जाएगा कि कोई भी सड़क एक बार बनने के बाद बेवजह खोदी ना जाए। अगर उसमें कोई लाइन पड़नी है या चाहे वो पानी की लाइन हो या उसके अलावा विद्युत की लाइन हो, टेलीफोन की लाइन हो, नेटवर्क की लाइन हो, उन सभी के लिए एक डक्ट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, ताकि एक बार सड़क बनने के बाद अगर कोई लाइन पड़नी भी है तो उस डक्ट के जरिए डाली जाए, उसके लिए पूरी सड़क को खोदकर बर्बाद ना किया जाए। इसको लेकर भी ये प्रस्ताव है। तो ये दोनों प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग का भी प्रस्ताव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालय खोले जाने हैं, उनके आवेदन पड़े हुए हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी होना है, जिसको लेकर आज प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के भी कई प्रस्ताव हैं, जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए प्रस्ताव भी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं और बेहतर सेवाएं कैसे हों, इन बहुत सारे विषयों को लेकर भी प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आवास है और जिन जिन मंत्रियों की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं वो अंदर जा चुके हैं और ये बैठक अब से कुछ क्षणों में शुरू होने वाली है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। कई विषयों को लेकर चर्चा है, 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहते हैं जिनको आज यूपी कैबिनेट में मंजूरी मिलती है। ठीक है, आप इस बैठक पे नजर बनाए रखिएगा एसके वाजपेयी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है, एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और कुछ ही पलों
कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। करीब 25 प्रस्ताव हैं जिन पे चर्चा होगी और कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पे कैबिनेट की आज मोहर लग सकती है और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे और आगे कैसे लेकर जाए इस पर कहीं ना कहीं मंथन होगा। 25 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिस पे आज चर्चा होगी। और मिशन 2024 के लिए, चूंकि मिशन 24 के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का संदेश है कि सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है और लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। आदर्श जनता इंटर कॉलेज में शिविर संपन्न हुआ है और शिविर में 5000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में हुई लोकतंत्र का भविष्य, कृषि संकट, सामाजिक न्याय पे चर्चा इसमें हुई। अखिलेश यादव ने लोक जागरण रथ यात्रा का शुभारंभ किया है और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2022 चुनाव में अफसरों का व्यवहार बदल गया था, ये उन्होंने कहा। अफसर समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, चुनाव के बाद उनका व्यवहार फिर बदल गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाने कहां कमी रह गई। यानी ये उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि वो जाने कि कमी कहां रह गई, अखिलेश यादव ने कहा। और 2022 में जनता बदलाव चाहती थी। तो ये सरकार ऐसी है जिसे किसानों की परवाह नहीं, किसान आंदोलन में किसानों की जान चली गई, किस किसान का गेहूं सरकार ने खरीदा बताओ, ये सवाल अखिलेश की तरफ से पूछे गए। उन्होंने कई सवाल उठाए और इन्हीं को आधार बना के उस सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। तो अब 24 को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर महाअभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान, दूसरी तरफ सपा भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। समय समय पर गांव-गांव ले जाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं कल लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। समय समय पर गांव और धर्मांतरण के गाजियाबाद मॉडल पर न्यूज वन इंडिया से खास बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि राज्य सरकार का अपना अपना कानून है। इसके साथ ही उन्होंने राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र जी हैं। सर, आज राजभाषा को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, राजभाषा विभाग जो है निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उनके केंद्रीय सचिवालय संवर्ग के जो तकनीकी अधिकारी हैं उनका ये सम्मेलन है और ये वार्षिक होता है, तो अभी हो रहा है उसका। सर, धर्मांतरण को लेकर एक खबर है जहाँ जैन बच्चे को मुस्लिम बनाने की कवायद जो है वो की जा रही थी और एक गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। अभी ये सब चीज़ों के लिए राज्य सरकारों का अपने अपने कानून है, वो लोग करते हैं। देखेंगे जिस तरह का होगा वहाँ मामला, जिसके सामने आएगा वो करेंगे इसको। सर, प्रियंका गांधी को भी कहीं ना कहीं दूसरी जिम्मेवारी देने जा रही है कांग्रेस पार्टी, कुछ कहेंगे आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनसे पूछिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी के मंडी परिसर में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास किया, जिसमें व्यापारियों को सभी तरह की कॉर्पोरेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश और प्रदेश के व्यापारियों को ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ 30 कमरे, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 40 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग हॉल, अत्याधुनिक लैब भी इसमें बनाई गई है। खबर लखनऊ से है, जहां शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का बयान सामने आया। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने बयान दिया
कि समाज में जीना मुश्किल हो गया है और कट्टरपंथी ऐसे फतवे देते हैं। मुझे सलमान रुश्दी से मिलाते हुए हत्या कराने का फतवा दिया गया था। मैंने लखनऊ के थाना चौक में एफआईआर दर्ज कराई थी, ये उन्होंने कहा। और कोर्ट ने मौलाना की बेल को खारिज कर दिया। तो जो शरीयत का हवाला देके फतवे देते हैं उनको जेल जाना चाहिए। भारत में रहने वाले कट्टरपंथी मुल्ला अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे फतवे देते हैं कि उसका समाज में जीना दूभर हो जाए, वो भयभीत होकर जिंदगी गुजारने लगे। जब उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो वो न्यायालय की शरण में भागने की कोशिश करते हैं। मेरे विरुद्ध मुल्ला शबीब हुसैनी द्वारा मार्च 2023 में मुझे सलमान रुश्दी से मिलाते हुए मेरी हत्या किए जाने का फतवा दिया था, जिसके विरुद्ध मैंने थाना चौक लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुल्ला अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा था। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मुल्ला की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर। और उन्नाव सदर तहसील परिसर स्थित गंगा की रेती में पिछले कई साल से खनन माफिया अवैध रूप से खनन करते चले आ रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई और जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन माफियाओं ने बालू खनन का काम बंद नहीं किया। डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देशन पर एसडीएम ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की और परियर घाट के पास गंगा की रेत से 5 ड्रेजन मशीनों को पकड़ा है और एक स्टीमर को जब्त किया है, उन्हें सीज करने की कार्रवाई की है। साथ ही खनन विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। दरअसल परियर घाट पे गंगा की रेत में कानपुर के बालू खनन माफिया बेखौफ होकर रात के अंधेरे में खनन करते हैं। तो 5 ड्रेजर मशीन स्टीमर को यहां पे सीज किया गया है। इसके अलावा अब कार्रवाई की जा रही है अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए। देर रात नदी की धारा के बीच यहां पे खनन होता है। और रेप पीड़िता के पिता की आत्महत्या का मामला है। जालौन से खबर, जहां मामले में एसपी जालौन इरज राजा ने बड़ी कार्रवाई की है और एटा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक को निलंबित किया है। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार गौतम और एसआई अशोक कुमार को निलंबित किया है। एसपी ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए और कार्रवाई ना होने से रेप पीड़िता के पिता ने आत्महत्या की थी। सीओ की जांच में दोषी पाए गए प्रभारी निरीक्षक और अब उन पे कार्रवाई की जा रही। तो सीओ की जांच में दोषी पाए गए जो प्रभारी निरीक्षक है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले में एसपी जालौन ने बड़ा एक्शन लिया और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक को निलंबित किया है। तो प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार गौतम और एसआई अशोक कुमार निलंबित हुए हैं। एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो कार्रवाई ना होने से रेप पीड़िता के पिता ने आत्महत्या की थी और उसी मामले में सीओ की जांच में दोषी पाए गए जो पुलिसकर्मी थे उन पे गाज गिरी है। खबर रायबरेली से है, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे हैं। वो आज रायबरेली के डी ब्लॉक के गांव में अपना भ्रमण अभियान उन्होंने जारी रखते हुए यहां पहुंची और कल सलोन ब्लॉक के कई गांव में जाके लोगों की समस्याओं को सुना था। आज भी डी ब्लॉक के गांव में जाके लोगों से वो मिलने पहुंची। टीकरी दादू गांव में जब पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर मार्ग पर स्थित आम के बाग को पशु पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए बाग के रखवाले ने चावल में विषाक्त पदार्थ मिलाकर कई स्थानों पर दिया, जिसके खाने से करीब 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई। इसके बाद मृत पक्षियों को पेड़ पर जगह जगह लटका दिया गया। इस घटना के बाद से ही आसपास के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां चांदा थाना क्षेत्र के
सलाहपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें दबंगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट के दौरान लाठी डंडे यहां पे चले हैं। एक ही परिवार के 4 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने मेडिकल कराते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। और लखनऊ में थाना ठाकुरगंज इलाके के बाबा बालक दास पुरम में एक बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर 3 लुटेरों ने चाकू के दम पे सोने के आभूषण, 15,000 रुपए और 2 मोबाइल लूट लिए। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस टीम पहुंची। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। तीनों आरोपियों को एक ऑटो से भागते हुए नजर आए वो, और सर्विलांस की टीम ने लगातार ऑटो के नंबर को ट्रेस किया। इनकी लोकेशन जिला सीतापुर मिली। इसके बाद पुलिस की टीम लखनऊ से सीतापुर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और गाजियाबाद के सेक्टर 23 में स्थित हनुमान मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बढ़ी है। यहां रोजाना काफी भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन अब यह बोर्ड सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मंदिर में आने के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इस बोर्ड में लिखा है कि मंदिर आते वक्त अपने वस्त्र का ध्यान रखें। स्लीवलेस टी शर्ट, हाफ पैंट आदि पहनकर आना मना है। इस बोर्ड के पीछे मंदिर के पुजारी एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये साइकिल हटा। अच्छी शुरुआत है, सभी मंदिरों में होना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो फोटो इमेज लगाई हुई है वो लड़कों की लगाई गई है इसके ऊपर, और ये मैसेज जो है हमारी सारी बहनों के लिए है। और लेकिन उन्हें बुरा ना लगे और उन्हें समझाने के लिए ये पहले जो है इस तरीके से इसको लिया गया है, ताकि जो है हमारी बहनें समझ जाएं कि जो है छोटे वस्त्र पहन के मंदिरों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं तो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना के लिए नहीं आया था, मैं वैसे सेवा करता हूँ मंदिर की, तो उसके लिए आया हुआ था। लेकिन ये चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है। हाफ पैंट में और छोटे कपड़ों में किसी को भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कई महीनों से देखा जा रहा है कि हमारे सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में सभी लोग, जो माताएं बहनें आती हैं, जो अभी छोटे छोटे उम्र के भी हैं, कुछ बड़े उम्र के भी हैं, जो हाफ कट पैंट पहन करके आते हैं, जिनके टांगों से ऊपर होता है और कटे पिटे होते हैं, उनको देख करके और सभी लोग जो पूजा करने आते हैं भक्तगण, वो डिस्टर्ब होते हैं पूजन में। इसलिए ये पहल रखी गई है कि जिससे कि मंदिर में कैसे आना चाहिए, किस प्रकार पूजा करना चाहिए, सिर पे पल्लू होना चाहिए, बाल खुले नहीं होना चाहिए। इसको सबको देखते हुए हमारे परमार्थ समिति के अध्यक्ष और मंदिर के ट्रस्ट श्री वी.के. अग्रवाल जी के सानिध्य में फैसला लिया गया कि जो है ऐसे बोर्ड लगा करके और लोगों को जागृत किया जाए कि मंदिर में किस प्रकार से। यही कहते हैं भाई, जो आना है सही से कपड़े पहन के आओ और अपने उससे करो। ये थोड़ी यहाँ कच्छे बदल रहे जी, पैंट बदल रहे हैं सबके सामने। हनुमान जी तो सबके हैं। ये जो मंदिर में हुआ है, ये अच्छे से कपड़े पहन के आए, सिर के आए, सूट साड़ी सब पहन के आए। ये अलाउड नहीं है मंदिर में, कच्छे बदल रहे, गलत। और बेटी की शादी के इंतजाम में असमर्थ पिता ने मदद की गुहार लगाई। गुहार सुनते ही जिले के एसपी और बीजेपी नेताओं ने हाथ आगे बढ़ाए और शादी के लिए सामान के साथ कन्यादान के लिए पैसे दिए, जिससे मायूस पिता की मायूसी कम हुई। ये रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक के राम बहादुर दुबे दिव्यांग हैं। उनकी 5 बेटियां हैं। 2 बेटियों की शादी बहादुर दुबे ने पहले ही कर दी है। तीसरे नंबर की बिटिया का उन्होंने ब्याह तय कर दिया है। 11 जून को बारात आनी है, लेकिन राम बहादुर पैसों की तंगी से परेशान है। बेटी की शादी के लिए पूरे पैसों का प्रबंध अभी नहीं हो पा रहा है। इस हालात में बेटी के दिव्यांग पिता राम बहादुर दुबे ने बीजेपी नेताओं से मदद मांगी। फोन आने पर सुल्तानपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा मदद को चल पड़े। वहीं जिले के एसपी सोमेन वर्मा को जब खबर मिली कि पैसे की तंगी से किसी बेटी की शादी रुक रही है, तो वह भी मदद को आगे आ गए। इन दोनों ने परिजनों को गद्दा, चीनी, रिफाइंड तेल, ड्रेसिंग टेबल, साड़ी, कपड़ा, अलमारी, जरूरी गहने और खाद्य सामग्री भेंट की। सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि एक
दिव्यांग हैं, उनके गरीब हैं, उनकी बेटी की शादी है और बड़ा संकट है। भाई रामचंद्र मिश्र जी ऐसे कार्यों में इनकी दिलचस्पी बहुत रहती है। इन्होंने परसों हमको बताया कि वहाँ चलना पड़ेगा। परसों ही आए, लोगों से वार्ता की और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया पंडित जी को कि कोई भी कमी नहीं रहेगी। और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरा मानना है कि गरीब की बेटी पूरे गांव की बेटी, पूरे गांव के सम्मान की बात है कि उसको जैसे हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, ऐसे कोई गरीब है गांव का तो उसकी भी शादी में हम सबको मिलजुल के शादी में भाग लेना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। तो वहीं रामचंद्र मिश्रा ने कन्यादान में 21,000 रुपए की धनराशि देकर गरीब परिवार का सहारा बने हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने कहा है कि ये राम बहादुर दुबे की बेटी नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रामचंद्र मिश्रा की अगुवाई में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। बेटी के विवाह में किसी भी तरह की समस्या नहीं आ पाएगी। बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए हमें सूचना मिली, जिसे लेकर हमने जिला अध्यक्ष से वार्ता कर दिव्यांग की बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। 11 जून को हमारा प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग से इस गरीब बेटी की शादी धूमधाम से हो, जिसकी गूंज जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में जाए। और शादी में जितनी आवश्यकताएं होनी चाहिए वो व्यवस्था की जा रही है। शेष और जो भी है वो सब व्यवस्था की जाएगी। शादी में इनको कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी ने इसको गंभीरता से लिया है। परिवार की चूंकि बिटिया है, इसलिए पूरे संगठन के लोग और पूरे जिले भर के लोगों को इन्होंने यहाँ सबको जानकारी दी है। सब 11 जून को इनकी शादी में यहाँ लोग आएंगे भी और हम सब इनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।